बिस्मिल्लाह व सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज लेक्चर नंबर 7 है साइंस 8 का। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि हमने नेफ्रॉन की, अब हम देखेंगे नेफ्रॉन जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का, या हम कहेंगे किडनी का जो है ना, ये यूनिट है। अब ये जो नेफ्रॉन है ये तादाद में कितने होते हैं, तो तकरीबन आप देख लें कि एक किडनी के अंदर ये तकरीबन होंगे 1 मिलियन। अच्छा, 1 मिलियन का मतलब क्या है? 10 लाख। अरे 10 लाख जो हैं ये नेफ्रॉन, इन्होंने ब्लड में से नाइट्रोजिनस कंपाउंड को क्या करना है? अलहदा करना है। अब हम देख लेते हैं पहले कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा नेफ्रॉन का। आपको जो नज़र आ रहा है ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो है वो ये है, ये वाला हिस्सा। ये जो पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं रीनल कार्पसल। क्या कहते हैं? रीनल। रीनल का मतलब होगा किडनी, कार्पसल, रीनल कार्पसल। दूसरा जो है ना, ये आपको ट्यूब सी नज़र आ रही है। ये पहले कन्वोल्यूटेड हो गई, यानी उलझ गई, फिर आपको ये नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ फैनले। फिर ये उलझी हुई ट्यूब्स और ये कलेक्टिंग डक्ट होगी। ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये हमारे पास कहता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल्स। हाँ, अब मैं आपसे पूछूं कि जो नेफ्रॉन है इसे कितने पार्ट्स हैं, तो आप बताएंगे इसके 2 पार्ट्स हैं। एक क्या कहलाएगा? रीनल कार्पसल, ठीक है, और दूसरा जो है ट्यूब वाला हिस्सा जो है वो कहलाएगा रीनल ट्यूब्यूल। अब आ जाता है कि रीनल कार्पसल में क्या क्या है। रीनल कार्पसल में आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक आपको मैंने बताया ये रेड वाली, और एक ये जो एन की शेप की आ रही है। तो ये जो है रेड वाला हिस्सा, इससे पहले आपको यहाँ पे एक नज़र आ रही है, ये आर्टरी है। इसे हम कहेंगे रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी। इस रीनल आर्टरी से नाइट्रोजिनस वाला ब्लड जो है वो एंटर होगा किसके अंदर? ये जो है रीनल कार्पसल के अंदर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? कैपिलरीज के अंदर। क्योंकि आर्टरीज हैं वो आर्ट्रियोल में कन्वर्ट होती हैं, आर्ट्रियोल जो है वो आगे कैपिलरीज में क्या होगा? डिवाइड होगा। तो ये जो आपको गुच्छा सा नज़र आ रहा है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आपको नज़र आ रहा है रेड कलर का, इसके अंदर, इसे हम कहते हैं क्या भला? ग्लोमेरुलस। नाम थोड़े से मुश्किल है, ग्लोमेरुलस। और ये जो हिस्सा है इसके ऊपर, इसे हम कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल। ये वाला, ये क्या कहलाएगा? बोमैन्स कैप्सूल। तो रीनल कार्पसल के भी कितने पार्ट हो गए? 2। एक जो है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है वो कहलाएगा ग्लोमेरुलस, और उसके ऊपर जो होगा, यानी कि ये अगर ग्लोमेरुलस हो तो इसके ऊपर ऐसे होगा, ठीक है ना, ऐसे ये इसके ऊपर एक जो स्ट्रक्चर है वो कहलाएगा ये वाला बोमैन कैप्सूल। तो रीनल कार्पसल के कितने पार्ट हो गए? 2। जो ब्लड कैपिलरीज वाला हिस्सा है वो कहलाएगा ग्लोमेरुलस, और इसको जो ढांपा हुआ है वो किसने ढांपा हुआ है? बोमैन्स कैप्सूल। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर अगर हम देखें तो एक हमें ये पार्ट नज़र आता है, दूसरा ये नज़र आता है, तीसरा ये नज़र आता है। इसका मतलब ये हुआ कि रीनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट्स हैं। अगर ये 3 पार्ट्स हैं तो इसका 3 नाम होंगे। तो अब देख लेते हैं क्या क्या नाम है। ये जो पार्ट है पहला, जो कि बिल्कुल रीनल कार्पसल के साथ है, ये वाली ट्यूब, इसका नाम है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये जो है ये क्या होगी? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल साथ वाली, किसके साथ वाली है ये?
रीनल कार्पसल के साथ वाली। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, 10th के अंदर आप प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आप चले जाएंगे तो उसे PCT भी बोलेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखें, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद आपको ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है हेयर लूप की तरह, ये हेयर पिन लूप जो होता है ना, लड़कियां लगाती हैं जो बालों के अंदर, ठीक है ना, वो इस तरह की शेप से बनी होती है, ऐसे करके और फिर सीधा, ठीक है। इसी लूप से इसका नाम निकाला है। ये हमारे पास कहलाएगा लूप ऑफ हेनले। ये हो गया जी लूप ऑफ हेनले। इस ट्यूब का नाम क्या था? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये जो ट्यूब होगी यू शेप्ड, इसका नाम क्या है? लूप ऑफ हेनले। इसके बाद वाली जो होगी ये वाली, इसका नाम है, डिस्टेंट के ऊपर है, इससे ज़रा फासले पे है, तो इसी के नाम से इसकी मुनासबत है डिस्टल ट्यूब्यूल। डिस्टल ट्यूब्यूल, एक क्लास में पढ़ेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या DCT। इसके बाद ये जो डिस्टल ट्यूब्यूल है, ये जिसके साथ कनेक्ट हुई है, तो इसको हम कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हमारे पास आ गया नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमारे पास पहले हमें बताना है कि नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं, एक रीनल कार्पसल और एक रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, किस किस के ऊपर? ग्लोमेरुलस और बोहमैन कैप्सूल। जो रीनल ट्यूब्यूल है ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल ट्यूब्यूल, और इसके साथ ये कनेक्ट होगी किसके साथ? बोला कलेक्टिंग डक्ट के साथ। अब आ जाते हैं इसके फंक्शन के ऊपर कि काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले रीनल आर्टरी से हमारे पास जो ब्लड आएगा वो होगा नाइट्रोजिनस वेस पर मुश्तमिल, ठीक है। और आपको पता है कि हमने इन वेस्ट प्रोडक्ट से क्या करनी है? जान छुड़ानी। तो यहाँ से जो है ना, ये वाली ट्यूब जो है रीनल आर्टरी, ये दाखिल हो जाएगी बोहमैन कैप्सूल के अंदर यहाँ पे, और ये बना लेगी क्या? भला ग्लोमेरुलस। अब होगा क्या? होगा ये कि यहाँ से नाइट्रोजिनस कंपाउंड, नाइट्रोजिनस कंपाउंड, वाटर और शुगर, ये चीज़ें और कुछ साल्ट्स, ये सारे के सारे जो है ना इस कैपिलरी से निकलकर किस में आ जाएंगे? ये इसमें से निकल के ये आ जाएंगे बोहमैन कैप्सूल के। तो यहाँ से जो है ना ब्लड इसके अंदर जाता जाएगा, और यहाँ से उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट के अलावा वाटर, शुगर, साल्ट वगैरह जो हैं वो किसके अंदर आते रहेंगे? बोहमैन कैप्सूल के अंदर आते रहेंगे। अब क्या है कि ये जो फिल्ट्रेट आएगा हमारे पास, बोहमैन फिल्ट्रेट, इसके अंदर अब कुछ चीज़ें यूज़फुल भी होंगी, जैसे शुगर हमें वापस चाहिए, वाटर की मिकदार भी वापस चाहिए, कुछ साल्ट भी हमें वापस चाहिए, इन्हें हमें नहीं चाहिए, जिसके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर यूरिया भी शामिल होगा, कैराटिन शामिल होगा, इनको हमें नहीं चाहिए। तो अब ये सारे यूजफुल प्रोडक्ट भी इसने फ़िल्टर कर लिए, तो अब हमें क्या करना होगा कि इसको वापस हमें लेना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो आपके पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के बाद ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी आगे जाकर इसके ऊपर क्या हो जाएगी? ये उलझ जाएगी। ये उसके ऊपर उलझ, ये क्यों उलझ रही है? ताकि ये क्या कर सके? रीएब्जॉर्प्शन कर सके। क्योंकि पहला जो रीनल कार्पसल के अंदर काम हुआ है वो हुआ है फिल्ट्रेशन का, फिल्ट्रेशन का। बाकी जो हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल है ये काम कौन सा करेगी? ये करेगी रीएब्जॉर्प्शन का।
ये क्या करेगी, रीएब्जॉर्ब करेगी, यूजफुल प्रोडक्ट को क्या करेगी, रीएब्जॉर्ब करेगी। अब ये रीएब्जॉर्ब करती जाएगी तो अब क्या होगा कि ये पहले हमारे पास आ जाएगा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद ये आ जाएगा डिसेंडिंग लूप, और ये कौन सा होगा, असेंडिंग लूप, यानी कि दो हिस्से होंगे, जो नीचे की तरफ आ रहा है ये डिसेंड हो रहा है नीचे की तरफ, डिसेंडिंग लूप, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये असेंडिंग लूप, यानी कि लूप ऑफ फैनले के दो हिस्से होंगे, एक लिम्ब जो होगा ना वो कहलाएगा डिसेंडिंग और दूसरा जो है वो कहलाएगा असेंडिंग। आपने बस इतना देखना है कि ये रीनल ट्यूब्यूल है 8th क्लास तक। इसके बाद आएगा डिस्टल ट्यूब्यूल। तो ये सारे रीनल ट्यूब्यूल ने क्या करना है, यूजफुल प्रोडक्ट यानी कि वाटर, शुगर और कुछ साल्ट को क्या कर लेना है, रीअब्जॉर्ब कर लेना है। अब इस जो ब्लड कैपिलरी है इसके अंदर अब यूजफुल प्रोडक्ट दोबारा क्या हो गए, रीअब्जॉर्ब हो गए। रीअब्जॉर्ब होने के बाद अब यहाँ से क्या होगा कि ये कलेक्टिंग दोबारा शुरू होगी। ये जो मैं बना रहा हूँ किसके ज़रिए से, ब्लू के ज़रिए से, ये आ जाएगी रीनल वेन। तो ये जो रीनल वेन होगी इसके अंदर अब क्लीन ब्लड होगा। और ये चली जाएगी हार्ट के पास, ठीक है, हार्ट से भेज देगा लंग्स के पास ताकि इसके अंदर से अब ब्लड क्लीन हो गया है, अब इसमें क्या हो जाए, ऑक्सीजनेशन हो जाए। तो ब्लू कलर जाहिर करता है कि ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड होगा, लेकिन ब्लड क्लीन है यहाँ। तो अब क्या होगा कि ये जो है पहला पार्ट, उसके अंदर क्या होगा कि रीनल कार्पसल के अंदर क्या हुई, फिल्ट्रेशन हुई है। फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, नाइट्रोजन कंपाउंड, वाटर, शुगर और साल्ट जो है सारे के सारे फिल्टर हो गए। उसके बाद क्या हुई, इसके अंदर जो है लूप ऑफ फैनले हो गया, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल, जिसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल का काम क्या है कि ये दोबारा रीअब्जॉर्ब करती है जो यूजफुल प्रोडक्ट है। अब जब रीअब्जॉर्ब कर ली तो पीछे जो है जो बचेगा बाकी माल वो सारे का सारा किस में चला जाएगा, वो कलेक्टिंग डक्ट में चलेगा। और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन 99% जो यूजफुल प्रोडक्ट हैं ये क्या होते हैं, ये रीअब्जॉर्ब होते हैं। यानी अगर यहां पे 100% फिल्ट्रेशन हुई है तो इसमें से 99% जो है ना वो क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका मतलब है कि बाकी जो 1% बचा है वो फिर क्या कहलाएगा, वही तो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसी के अंदर तो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, उसी के अंदर तो यूरिया है, ठीक है। तो ये जो 1% होगा ये हमारे पास कहलाएगा ये पेशाब यानी कि यूरिन। अगर हम देखें कि यूरिन के अंदर कंपोजिशन क्या है तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो वाटर होगा। अगर हम देखें कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास अगर वाटर यानी कि यूरिन है तो उसके अंदर वाटर की कंपोजिशन जो होगी उसके अंदर कितने होगा, 96 ग्राम उसके अंदर जो है वो वाटर। यूरिया की मिकदार जो है वो होगी तकरीबन 2 ग्राम। और इसके बाद नाइट्रोजनस कंपाउंड इसके अलावा जो होंगे, इसको 2 है, अब इसको कर दें 0.2 ग्राम जो होंगे ना वो होंगे नाइट्रोजनस कंपाउंड। अब हमने टोटल 100 करना है, 96 हो गए, 2 हो गया, 0.2 होगा, बाकी आप कितने जमा करेंगे 100 हो जाए तो वो होगा 1.8। तो 1.8 जो है ना ये मिनरल साल्ट होंगे। मिनरल साल्ट में सबसे ज्यादा क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl, खाने वाला नमक जो। तो ये हमारे पास आ जाएगी यूरिन की कंपोजिशन। दोबारा फिर देखें कि पहले क्या हुआ है, फिल्ट्रेशन हुई। फिल्ट्रेशन के अंदर तमाम का तमाम जो है ना प्रोडक्ट यानी कि नाइट्रोजनस कंपाउंड, यूरिया आ जाएगा, उसके अंदर वाटर, शुगर, साल्ट, ये सारे का सारा जो है ना फिल्टर हो जाए। फिल्टर होने के बाद ये जो रीनल ट्यूब्यूल है ये इसमें से 99% यूजफुल प्रोडक्ट को क्या करेगी, वापस एब्जॉर्ब कर। बाकी जो 1% बचेगा उसे हम यूरिन या पेशाब कहेंगे, वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट से ये रीनल पेल्विस में चला जाएगा और वहां से यूरिटर में, यूरिटर से ये यूरिनरी ब्लैडर में या यूरिथ्रा से बाहर निकाल दें। ये जो 1% है इसकी कंपोजिशन क्या है, अगर हमारे पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर क्या कहें 100 ग्राम हमारे पास क्या हो, यूरिन हो, तो उसके अंदर वाटर की मिकदार 96 ग्राम होगी, यूरिया 0.2 ग्राम होगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड 0.2 ग्राम होंगे, मिनरल साल्ट की मिकदार क्या होगी 1.8 ग्राम। इसको आप जो है ना एक दफ़ा
बुक से लाजमी रीड करें, ठीक है, और लेक्चर को 2 दफ़ा